आठ संधिवार में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अर्थव्यवस्था की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग अब तक जो अंतिम हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के पहले मैंने पंचवर्षीय योजनाओं को डिफाइन किया था। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, इसके बाद सीधा क्रमबद्ध ही है, सब कुछ चल रहा है जो एक दूसरे के से कनेक्टेड भी है। तो आपका आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार किस दिशा में बढ़ा, उसके क्या चरण थे, वह हमें समझना है। तो आर्थिक सुधार जो है नीतियों के माध्यम से होता है। सबसे पहले तो मैं आपको आर्थिक सुधार का मतलब बता दूं। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि आर्थिक सुधार आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में लेके जा रहे हैं कि वह मजबूत हो, स्ट्रांग हो। यह शुरुआत से ही चर्चा में रहा है कि कृषि के साथ साथ अगर हम उद्योग पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा स्ट्रांग होगी। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि उद्योग धंधों पर हमें अधिक बल देना चाहिए। इसी पर आधारित है यह हमारा आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार को नीतियों के आधार पर सुधारा गया है। तो नीतियां वैसे जनरली मैं आपसे एक बात बता दूं कि जो नीतियां बनाई जाती हैं वो तीन प्रकार की नीतियां आपको बहुत इंपोर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। तीन प्रकार की नीतियां बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ, जो नीतियां मैं बता रहा था कि तीन नीतियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्व रखती हैं। जैसे कि औद्योगिक नीतियां, ये आपकी औद्योगिक नीतियां आपको पढ़नी है। औद्योगिक नीतियां जो है वही आर्थिक सुधार के अंतर्गत होती हैं। जो आर्थिक सुधार है वह औद्योगिक नीतियों के अंतर, औद्योगिक नीतियां आर्थिक सुधार के अंतर्गत आती हैं। दूसरी जो नीति है वो मौद्रिक नीति है और राजकोषीय नीति। ये तीनों नीतियां आपको बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन क्योंकि ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दूसरी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है और तीसरी आपकी फिस्कल पॉलिसी है यानी कि राजकोषीय नीति। लेकिन सबका अपना अपना अलग क्षेत्र है। जब हम आर्थिक सुधार की बात करते हैं अर्थात जब उद्योग के बढ़ावा की बात करते हैं तो उस समय हमें नीतियां पढ़नी पड़ती हैं, औद्योगिक नीतियां। जब आप बैंक यानी आरबीआई द्वारा जब हम वित्त व्यवस्था पढ़ते हैं यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति है वह मौद्रिक नीति ये है, यानी कि आरबीआई द्वारा जो बनाई जाती है बैंकिंग सुधार के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं वो आपकी मौद्रिक नीति के अंदर आती हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। राजकोषीय नीति का क्षेत्र अलग है, यानी कि यह जो क्षेत्र है वह उद्योग से संबंध रखता है। यह जो है आपका बैंकिंग और एवं मुद्रा और वित्त से संबंध रखता है। और जब राजकोषीय नीति की बात की जाए तो राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी, यह कर प्रणाली जब पढ़ाएंगे आपको तो कर प्रणाली में इसका थोड़ा सा जिक्र होगा। और आपका लोक व्यय और लोक आय, जब ये आपको पब्लिक रेवेन्यू वगैरह, पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह पढ़ाए जाएंगे तब राजकोषीय नीति प्रयोग में आएगी। क्योंकि हम आपको कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नीतियों का अर्थ समझें। नीतियां हैं क्या, पॉलिसी होती क्या है। पॉलिसी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य हमने बनाया है, मान लो उद्योग से संबंधित लक्ष्य बनाया है या बैंकिंग मुद्रा से संबंधित लक्ष्य बनाया है या फिर कर प्रणाली से संबंधित लक्ष्य बनाया है, तो जो हम नीति बनाएंगे वह लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले की एक रूपरेखा होगी। जो हमने लक्ष्य बनाया, जो हमें भविष्य में कार्य करने हैं, उससे हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करते हुए या सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे या किन किन चीजों को क्रियान्वित करके आगे बढ़ेंगे, उन सब चीजों को हम पॉलिसी के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि हम आर्थिक सुधार पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इस समय आर्थिक नीतियां पढ़नी है। ठीक, इसलिए हम ये जो है बाद में डिस्कस करेंगे। जब आपको वित्त एवं मनी एंड फाइनेंस सिस्टम पढ़ाएंगे तब आप मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। टैक्स सिस्टम जब आप पढ़ेंगे और पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर जब आप पढ़ेंगे तो उस समय आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। इस समय आपको पढ़ना है औद्योगिक नीतियां जो कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत आता है, ये आप समझ लीजिए। तो इसीलिए हम सरल भाषा में हम कह सकते हैं
औद्योगिक नीतियों को हम आर्थिक नीतियां भी कह सकते हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और एक आर्थिक नीति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1991 की आर्थिक नीति। लेकिन मैं आपको आर्थिक नीति बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा, जैसे आर्थिक सुधार का चरण शुरू हुआ है बिल्कुल वैसे ही। तो औद्योगिक नीतियों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए औद्योगिक नीतियां जो है हमारे यहाँ, जो मुख्य औद्योगिक नीतियां हैं, बीच बीच में और भी बनती रही, लेकिन मुख्य जो है हमें वो पढ़नी है, जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको हमें पढ़ना है। जैसे औद्योगिक नीति जो आपकी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, सन 1948 की औद्योगिक नीति। दूसरी औद्योगिक नीति आपकी इम्पोर्टेंट है 1956 की औद्योगिक नीति, 1956 आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 और लास्ट में जो आती है वो आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 1991 की औद्योगिक नीति या फिर आर्थिक नीति। ये आर्थिक सुधार के अंतर्गत आता है टॉपिक। अब ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सब बताने से पहले आपको उद्योग के बारे में बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर उद्योग होते क्या हैं, उद्योग क्या हैं और उनसे संबंधित नीतियां क्या होती हैं। उद्योग का सीधा सीधा सा मतलब होता है विनिर्माण, जो आप वस्तुओं का निर्माण करते हैं, निर्माण संबंधी जो आपके कार्य हैं जिनसे आप लाभ कमाते हैं, उन्हें हम उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। निर्माण संबंधी जो कार्य हैं जिनसे आप लाभ कमाते हैं, वह जो है उद्योग की श्रेणी में उनको हम रखते हैं। तो अब नीतियां आप किस लिए बना रहे हैं? अपने उद्योग से संबंधित, अर्थात नीतियां एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्योग के लक्ष्यों को प्राप्त करती है। नीतियां जो क्या करती है, उद्योग में जो आपने लक्ष्य रखे हैं, जो आपने गोल सेट कर रखा है, अपने इंडस्ट्री में जो आपने गोल सेट कर रखा, उसके लिए जो आप पॉलिसी सेट करते हो, वह जो है उद्योग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीतियां औद्योगिक नीतियां कहलाती हैं। तो उद्योग निर्माण कार्य जो होते हैं उनसे लाभ कमाने के लिए उद्योग का निर्माण उनको बनाया जाता है। तो उन्हीं से संबंधित जो नीतियां होती हैं, जैसे उद्योग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई जो नीतियां हैं, वह जो है औद्योगिक नीतियां कहलाती हैं। भारत में जब पहली नीति बनाई गई थी सन 1948 में, तो शुरुआत में जो है सबसे ज्यादा बल जो है कृषि पर ही दिया गया था। लेकिन यह बात भी दिमाग में थी कि अगर हमें आर्थिक सुधार चाहिए तो उद्योग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, केवल कृषि अकेले से कुछ नहीं होगा। तो इसी वजह से कृषि के साथ साथ उद्योग पर भी ध्यान दिया गया। और ये जो मुख्य, इसके अलावा और भी नीतियां भी हैं, 1973 की नीति भी है, 90 की नीति भी, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके सामने केवल महत्वपूर्ण नीतियों को रखा गया जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपकी नीति है वो है 1991 की औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति, जिसका नाम है नई औद्योगिक नीति, नवीन औद्योगिक नीति के नाम से जानी जाती है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी जाती है। ठीक, तो पहली औद्योगिक नीति आपसे पूछे जाए तो आपका उत्तर होगा 1948 की औद्योगिक नीति। और नवीन औद्योगिक नीति आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नवीन औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति, तो आपका क्वेश्चन होगा 1991 की औद्योगिक नीति। अब 1 by 1 जो है सबको समझते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के लिए थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं कि ये जो औद्योगिक नीति है, नई आर्थिक नीति या नई औद्योगिक नीति, यह जो है LPG, एक बार और मैं इसके पहले भी समझा चुका कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर आधारित है। इसीलिए जब हम इसको पढ़ाएंगे, ये बिल्कुल अलग से अलग लेक्चर होगा इसका। इस लेक्चर में आपको 1948 के बारे में बता दूंगा, 56 के बारे में बता दूंगा, 77 के बारे में बता दूंगा, 80 में। लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति
को दोनों को मर्ज करके बताना है। ये एलपीजी बतानी है आपको पहले, इसके बाद औद्योगिक नीति। तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो कार्य किए गए वह इनके प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए थे। कि अगर हम उदारीकरण क्या है तब आपको पता चलेगा, मतलब लिबराइजेशन क्या है तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या सुधार किए गए। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या है तब आपको चलेगा कि 1991 में क्या परिवर्तन किए गए। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण क्या है तब जाके पता चलेगा कि इस औद्योगिक में क्या परिवर्तन इसके आधार पर हुए, यानी इन एलपीजी का क्या प्रभाव पड़ा। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा 1991 की औद्योगिक नीति में। इस वजह से इसका बिल्कुल अलग सेपरेट आपका अलग ही वीडियो होगा, फुल लेक्चर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एग्जामों की। तो इस समय जो आपको पढ़ने वो पढ़नी 4 नीतियाँ इस वीडियो में। इसके बाद अगली वीडियो में 1991 की औद्योगिक नीति प्लस एलपीजी यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तावित की गई थी भारत में मंदी के दौर से उभरने के लिए। तो इन सब पे मैं बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा, बहुत ही ज़्यादा, और उसके आधार पर ये समझूंगा। आज हम शुरू करते हैं 1948 की पहली नीति। प्रथम औद्योगिक नीति 1948। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 की घोषणा सबसे पहले, इसकी डेट आपको याद रखनी है, 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा हुई। किसके द्वारा हुई? तो इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, घोषणा किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है उद्देश्य, कि आखिर इसका क्या उद्देश्य रहा होगा। औद्योगिक नीति यानी 1948 की जो औद्योगिक नीति है, उस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो घोषणा की गई 6 अप्रैल 1948 को, उस समय किन किन चीज़ों पे सबसे अधिक बल दिया गया। तो इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों को बल दिया गया। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों को बल दिया गया। टर्मिनोलॉजी समझिए आप, टर्मिनोलॉजी समझिए। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है, निजी क्षेत्र का मतलब क्या है, टर्मिनोलॉजी। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, मतलब कि सरकारी उद्योग। और निजी क्षेत्र जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, मतलब कि प्राइवेट क्षेत्र, जो जितने भी प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, प्राइवेट उद्योग हैं, जो निजी उद्योग हैं वो। तो उन दोनों को बढ़ावा देने के लिए इस नीति का निर्माण हुआ। क्योंकि ये दोनों क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए दूसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। तो उसी के आगे बता रहा था कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बता चुका था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बढ़ावा बल दिया गया, उसको बढ़ावा के लिए कार्य किए गए। उसी के बाद अगला जो उसका उद्देश्य था, यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 का जो अगला उद्देश्य था वह था कि उद्योगों को 4 भागों में बांट दिया। ये इसकी विशेषता थी। कैसे 4 भागों में बांट दिया? 3 जो उद्योग थे उनको सरकार का उसमें एक अधिकार होगा, मतलब सरकार का नियंत्रण होगा। 6 उद्योग ऐसे थे जिनमें सरकार का देख रेख रहेगी, लेकिन 10 साल के बाद उसको स्थायी किया जाएगा। 18 उद्योग ऐसे थे जो निजी क्षेत्र के तौर पे काम करेंगे, लेकिन सरकार का उस पर नियंत्रण रहेगा। और इसके अलावा जो जितने भी अन्य शेष यानी जो बचे हुए थे वह सब निजी क्षेत्र के अंदर में रहेंगे। तो 4, इसमें जो 3 मुख्य रूप से उद्योग हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे अस्त्र शस्त्र उत्पादन, परमाणु शक्ति उत्पादन और रेल उद्योग, इसको शामिल किया गया था।
और जो 6 उद्योग हैं उनमें कोयला, लोहा इस्पात, जहाज निर्माण दोनों प्रकार की, हवाई जहाज, शिपिंग कॉर्पोरेशन, टेलीफोन, वायरलेस और खनिज, ये जो है 6 सरकार 10 साल के बाद इनको नियमित करेगी, स्थायी करेगी। 18 उद्योग ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र और सरकारी नियंत्रण में रहेंगे और शेष जो है निजी क्षेत्र में रहेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण बात थी 1948 की नीति में। 1948 नीति का उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के व्यापार या उद्योग को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और तीसरा था उद्योगों को 4 भागों में बांट दिया, जो कि कुछ इस प्रकार आपके सामने है। ठीक, तो ये औद्योगिक नीति 1948 की कुछ मुख्य बातें थी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1956 की नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति, इसकी घोषणा। अप्रैल 1956 किसके द्वारा की गई घोषणा? तो घोषणा की गई जवाहरलाल नेहरू। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें भी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, जो मैं बता चुका हूँ आपको पंचवर्षीय योजना वाले लेक्चर में। ठीक है, तो उसको ही ध्यान में रखकर ये औद्योगिक नीति तैयार की गई है। इसकी घोषणा 30 अप्रैल 1956 को हुई और घोषणा किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे? इसमें मुख्य जो उद्देश्य है वो ये थे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बल देना। सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब सरकारी जो उपक्रम है उनको बल देना। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण उद्योगों का स्थापना भी की गई, जिनमें पहला आपका आता है राउरकेला, भिलाई इस्पात उद्योग, राउरकेला इस्पात उद्योग, और जो है दुर्गापुर। ये उड़ीसा में राउरकेला। दूसरा जो है भिलाई छत्तीसगढ़, और ये जो है पश्चिम बंगाल। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उन 3 को इस्पात उद्योग के तौर पर इनको स्थापित भी इसी में किया गया था, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। इस्पात उद्योग राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, ये बहुत बड़े उद्योग हैं। इनको जो है इसको जर्मनी की सहायता से, इसको रूस की सहायता से और इसको ब्रिटेन की सहायता से, पहले वाले को जर्मनी की सहायता से, दूसरा रूस की सहायता से और तीसरा जो है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। इसके अलावा इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो उद्योग हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। इसके पहले जो मैंने बताया उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया, प्रथम कैटेगरी, सेकंड और थर्ड। उद्योगों को 3 भागों में बांटा। इसके पहले जो 1948 की औद्योगिक नीति थी उसमें उद्योगों को 4 भागों में बांटा था, लेकिन इसमें पहली जो कैटेगरी है उसमें 17 प्रकार के उद्योगों को रखा, दूसरी कैटेगरी में 12 प्रकार के उद्योग रखा और इसमें शेष उद्योगों को रखा। केवल 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया। अब जो पहला वाला आपका है वह जो है पूर्णतया सरकारी एक अधिकार था इस पर। दूसरा निजी प्लस सार्वजनिक, यानी कि निजी हाथों में भी और सरकारी हाथों में भी, और जो शेष है वो केवल निजी हाथों में। लेकिन
इसके लिए एक एक्ट बनाया गया। ये जो एक्ट है आपका वो है IDRA एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट, और इसकी स्थापना हुई थी या इसको बनाया गया था 1951 में। तो कुल मिला के इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि उद्योग को 3 भाग में बांटा गया। पहला उद्योग जो 17 उद्योग थे सरकारी एकाधिकार, इस पर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार था। 12 उद्योग पे निजी प्लस सार्वजनिक, और जो शेष है उस पर निजी क्षेत्र का अधिकार था, लेकिन इन पर नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट बनाया था IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1951। नेट कॉमर्स के 3rd पेपर में इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 1951 याद रखना। तो यह जो है आर्थिक सुधार की जो औद्योगिक नीति 1956 थी, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला जो इसका उद्देश्य आता है आपका, ये मुख्य है, वो है कि इसमें उद्योग जो है हर प्रकार के उद्योगों पर बल दिया गया, छोटे उद्योग भी और बड़े उद्योग पर भी बल दिया गया, और क्षेत्रीय असमानता को दूर किया गया। क्षेत्रीय असमानता को जो है दूर किया गया। ये इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि जो किस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति खराब है, किस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति, उसको सबको मेंटेन किया गया, यानी हर क्षेत्र में बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो वितरण तंत्र है उसने बराबर से काम किया। तो इस प्रकार से औद्योगिक नीति 1956 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने थे। इसके बाद आपका अगला जो आता है वो आता है औद्योगिक नीति 1977। औद्योगिक नीति में जो अगली श्रेणी आपकी है वह है औद्योगिक नीति 1977। इसके बाद एक 80 और पढ़ेंगे हम लोग आज। इसके बाद 1991 की नीति, उसके लिए एक अलग ही लेक्चर होगा मेरा पूरा फुल। औद्योगिक नीति 1991 के साथ नई आर्थिक नीति के जो 3 तत्व हैं, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन LPG, उस पर विशेष चर्चा होगी। तो औद्योगिक नीति 1977 की अगर बात करें तो इसकी जो घोषणा हुई, इसमें यह कुछ अधिक इसमें पॉइंट नहीं है महत्वपूर्ण, कुछ बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है। तो दिसंबर 1977 इसमें आपको याद रखना, ठीक है, औद्योगिक नीति इसकी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लघु एवं कुटीर उद्योग होते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल दिया गया, यानी छोटे उद्योग जो माइक्रो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट वगैरह, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वगैरह हैं, उस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया 1977 में। इसके अंतर्गत जो है जिला उद्योग केंद्र और उप जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय जिला उद्योग केंद्रों की जो संख्या थी वो 36 थी, और उप जिला उद्योग केंद्र की संख्या 8। तो इस तरह से जो है औद्योगिक नीति 1977 के अंतर्गत घोषणा दिसंबर 1970। उद्देश्य था इसका लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल देना, और जिला उद्योग केंद्र 36 बनाए गए और उप जिला उद्योग केंद्र जो है 8। इसके बाद अगली जो औद्योगिक नीति आती है वो आती है 1980 औद्योगिक नीति। इसमें केवल आपको 2 ही पॉइंट तैयार करने हैं कि इसकी घोषणा कब होती है। इसकी घोषणा भी होती है जुलाई 1980 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था औद्योगिक ऋणता को दूर करना। औद्योगिक ऋणता का मतलब होता है, औद्योगिक ऋणता का सीधे सीधे मतलब होता है जो इंडस्ट्री बीमार है, मतलब कहने का अर्थ है जो हानि की ओर जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई, उसमें सुधार करना। तो 1980 की जो जुलाई की जो आपकी नीति है इसका सीधे सीधे संबंध है बीमार उद्योगों के विकास पर जोर देना। बीमार, कमजोर पूंजी वाले
उद्योगों पर बल देना। ये जो है महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है। तो 1980 में इतना याद रखना है बस। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे 1991 की औद्योगिक नीति प्लस आर्थिक नीति LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, दोनों को एक साथ अगले लेक्चर में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस लेक्चर में इतना ही। आप हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।